हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पाचन तंत्र की क्रिया विधि के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम पाचन तंत्र की स्ट्रक्चर को पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसे समझने से पहले आप उस वीडियो को जरूर देखें। पाचन तंत्र की क्रिया विधि को स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम पाचन की दोबारा बात कर लेते हैं। पाचन का मतलब क्या होता है? पाचन का मतलब होता है भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलना। भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलना पाचन कहलाता है। और ये जटिल अवयवों को सरल अवयवों में बदलने का कार्य जिन रसायनों के द्वारा किया जाता है उन रसायनों को हम कहते हैं एंजाइम। ये एंजाइम इस पाचन तंत्र की पाचक ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं और इस पाचन में मदद करते हैं। अब भोजन के कौन से जटिल अवयव हैं जिनको सरल अवयवों में बदला जाता है? तो हम पहले वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। उन जटिल अवयवों में कुछ कार्बोहाइड्रेट्स होती है जिन्हें हम शर्करा भी कह सकते हैं। यहाँ पर कुछ वसाएं होती हैं, प्रोटीन होते हैं। ये जटिल अवयव है। इन जटिल अवयवों को भिन्न भिन्न एंजाइम सरल अवयवों में बदलते हैं। जैसे वसा को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदला जाता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदला जाता है और कार्बोहाइड्रेट जो कि जटिल शर्कराएं हैं इनको सरल शर्कराओं में बदला जाता है। तो इस तरीके से ये रूपांतरण किया जाता है जो एंजाइमों द्वारा होता है। तो किस तरीके से होता है और कहां पर होता है, पाचन तंत्र के किन भागों में होता है, उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो पाचन की पूरी क्रिया विधि को हम 3 शीर्षकों में बांट सकते हैं। पहला शीर्षक है हमारा मुख गुहा में पाचन, दूसरा हमारा शीर्षक है ग्रहणी में या कहीं छोटी आंत्र में पाचन, दूसरा आमाशय में पाचन और तीसरा ग्रहणी या छोटी आंत्र में पाचन। तो इन 3 शीर्षकों में हम पाचन की पूरी क्रिया विधि को समझेंगे। क्योंकि पाचन मुख्य रूप से इन्हीं भागों में होता है, बाकी जगहों पर पाचन नहीं होता है। तो शुरुआत कर रहे हैं मुख गुहा में पाचन से। मुख गुहा में जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, भोजन हमने लिया, भोजन में दांतों के द्वारा उस भोजन को हम चबा लेते हैं, जीभ से स्वाद ग्रहण कर लेते हैं और उसके बाद भोजन में जो हमारी लार ग्रंथियां होती है, जो हमने 3 प्रकार की पढ़ी थी, वो लार ग्रंथियां उस भोजन में, जैसे कि ये भोजन है, मुख के अंदर चला गया, इस भोजन में लार ग्रंथियों ने क्या मिला दी? लार मिला दी। अब ये जो लार होती है, इस लार के 2 कार्य होते हैं। ये भी भोजन को नम और लसलसा बनाती है, जीवाणुओं से भी सुरक्षा करती है, भोजन में जो भोजन के साथ हानिकारक बैक्टीरिया वगैरह आते हैं उनको भी नष्ट करती है। साथ में जो इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है लार के द्वारा स्रावित एंजाइम। लार के द्वारा एक एंजाइम निकाला जाता है जिसका नाम होता है टाइलिन एंजाइम। टाइलिन, या इसको हम लारिये एमाइलेज भी कह सकते हैं, लारिये एमाइलेज। ये टाइलिन या लारिये एमाइलेज जो एंजाइम होता है, ये स्टार्च नाम की शर्करा को, स्टार्च नाम की कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज नाम की शर्करा में बदल देता है। स्टार्च देखिए जटिल पॉलीसेकेराइड, जटिल शर्करा होती है और इस जटिल शर्करा को माल्टोज नाम की मध्यवर्ती शर्करा में बदलने का काम ये टाइलिन करता है। बिल्कुल माल्टोज एक सरल शर्करा नहीं है। मतलब दरअसल यहाँ हमारे कहने का तात्पर्य ये भी है, इसे हम ध्यान से समझें कि ये जो हमने परिवर्तन बताया जटिल से सरल अवयवों में, ये एकदम से नहीं होता। पहले बीच में कुछ मध्यवर्ती उत्पाद भी बनते हैं, मध्यवर्ती यौगिक बनते हैं, बाद में अंततः जाकर वो अपने सरल अवयवों में परिवर्तित होते हैं। जैसा कि यहाँ पर स्टार्च नाम के हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बता रहे हैं जो हमने भोजन के साथ मान लो ग्रहण की। ये भोजन के साथ कैसे ग्रहण की? जैसे मान लो हमने आलू को भोजन के रूप में लिया, चावल को भोजन के रूप में लिया, तो स्टार्च है, फलों का जूस लिया, तो जैसे स्टार्च मुख के अंदर आएगी, लार ग्रंथियों से टाइलिन एंजाइम निकलेगा, इस स्टार्च को माल्टोज में बदल देगा। माल्टोज एक मीठी शर्करा होती है जिससे हमें कुछ मीठेपन का भी एहसास हो जाता है। तो एक आंशिक पाचन हो गया कार्बोहाइड्रेट का। इसके बाद भोजन ग्रसनी के निगल द्वार में से होता हुआ ग्रासनाल में आता है। ग्रासनाल में भोजन का कोई पाचन नहीं होता, बस केवल भोजन को थोड़ा सा नम और लसलसा बना दिया जाता है श्लेष्मा के द्वारा
और ग्रासनाल से होता हुआ ये भोजन आमाशय में आ जाता है। आमाशय, आमाशय में एक रस भरा रहता है, इस रस को हम कहते हैं जठर रस। जठर रस हमने देखा था पिछले टॉपिक में, आमाशय के भागों के लिए हमने शब्द काम लिए थे, जठरागम, जठर निर्गमी। वो इसलिए लिए थे क्योंकि आमाशय जठर रस बनाता है, इसलिए आमाशय के नामकरण में जठर शब्द का उपयोग होता है। तो आमाशय में एक जठर रस भरा होता है। जठर रस में 3 पदार्थ मुख्य रूप से होते हैं। इस जठर रस में एक तो श्लेष्मा होता है, जो कि क्या करता है, आमाशय की भित्ति पर एक परत बनाकर रखता है, चिकनी मोटी परत बनाकर रखता है। ये श्लेष्मा आमाशय की भित्ति की सुरक्षा करता है। किससे सुरक्षा करता है? इस जठर रस में पाए जाने वाले अम्ल से। जठर रस में वो कौन सा अम्ल होता है? जठर रस में ये अम्ल पाया जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पेट में, हमारी आहार नाल में, हमारे शरीर के अंदर, हमारे आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे प्रबल अम्ल है। सबसे प्रबल अम्ल है HCl, जिसकी pH 0 होती है, बहुत ज्वलनशील होता है। और इतने ज्वलनशील प्रबल अम्ल को हम हमारे आमाशय के अंदर, पेट के अंदर रखते हैं, तो क्या ये हमारे शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता? तो वही बात हम बता रहे हैं कि आमाशय की भित्ति पर श्लेष्मा का जो आवरण होता है वो HCl को इससे टच नहीं होने देता, सुरक्षा करता है। अब ये HCl क्या कार्य करता है, क्यों है ये हमारे शरीर में? ये हमारे शरीर में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करता है। उनमें से पहला कार्य तो ये है कि यदि भोजन के साथ कोई हानिकारक बैक्टीरिया आ गए जो कि ऊपर नष्ट नहीं हुए लार के द्वारा, उन बैक्टीरिया को नष्ट करने का काम, जीवाणुओं को नष्ट करने का काम HCl करता है। हम मान सकते हैं भाई इतना संक्षारक है, बहुत ज्वलनशील है। ऐसा ज्वलनशील है कि जब बच्चे कई बार गलती से कोई सिक्का, कंचा वगैरह भी निगल जाते हैं तो उनको भी गला देता है और वो मल के द्वारा बच्चे के शरीर से बाहर निकल जाते हैं। तो HCl हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। दूसरा HCl का जो कार्य है वो ये है कि HCl आमाशय के या जठर रस के निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय करता है। निष्क्रिय रूप में पड़े रहते हैं वो एंजाइम, उन्हें सक्रिय करता है। अब वो एंजाइम कौन से हैं? जठर रस में मुख्य रूप से जो एंजाइम होते हैं उनमें एक तो होता है रेनिन और दूसरा होता है पेप्सिन। एक तो रेनिन एंजाइम होता है जो दूध का पाचन करता है, दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। जो बच्चे, छोटे बच्चे जो दूध पीते हैं, मां का दूध पीते हैं, उसमें केसीन नाम की प्रोटीन होती है। इस केसीन नाम की प्रोटीन को ये रेनिन एंजाइम पैरा केसीन में बदलकर इसका पाचन करता है। तो हम छोटे बच्चों की कह रहे हैं मां का दूध पीते हैं, तो ये रेनिन एंजाइम छोटे बच्चों में ही होता है, ठीक है, और उनमें दूध की प्रोटीन का पाचन करता है। आपको ध्यान रखना है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। नेक्स्ट पेप्सिन एंजाइम है, जो हम भोजन के साथ प्रोटीन ग्रहण कर रहे हैं, वो दालों से भी ली जा सकती है, कई पदार्थों से ली जा सकती है। तो भोजन के साथ जो प्रोटीन हम ग्रहण कर रहे हैं उस प्रोटीन का पाचन पेप्सिन एंजाइम करता है। तो ये पेप्सिन एंजाइम भोजन की प्रोटीन को कुछ पदार्थों में, कुछ मध्यवर्ती यौगिकों में तोड़ देता है, विभक्त कर देता है, जैसे कि प्रोटियोज हो गए, जैसे कि पेप्टोन्स हो गए, पेप्टाइड हो गए। तो इस तरीके से मध्यवर्ती यौगिकों में पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है। यहां पर एक बात और है कि HCl जो होता है, इस HCl का स्राव आमाशय की जो कोशिकाएं करती हैं, उन कोशिकाओं को हम ऑक्सिंटिक कोशिकाएं या ऑक्जिंटिक कोशिकाएं कहते हैं। ऑक्सिंटिक कोशिकाएं सेल्स होती हैं, ये HCl का स्राव करती है आमाशय में, आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही एंजाइमों का जो स्राव है वो भी अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा होता है। मुख्य रूप से ऑक्सिंटिक कोशिकाएं आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अब जितना भोजन बच गया, कितना बच गया? ऊपर तो कुछ कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ था और आमाशय में कुछ प्रोटीन का पाचन हो गया, थोड़ा बहुत वसा का भी पाचन होता है जो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इसके बाद आंशिक पचा हुआ भोजन आमाशय से छोटी आंतरिकी ग्रहणी में आ जाता है और मुख्य पाचन यहीं पर स्टार्ट होता है। ग्रहणी में आ गया भोजन, ग्रहणी में जैसे भोजन आता है तो ये भोजन अम्ल युक्त होता है।
HCl युक्त भोजन होता है और ये HCl युक्त भोजन जैसे ही हमारी आंत्र में आता है तो हमारी आंत्र की दीवार पर ऐसी श्लेष्मा की मोटी परत नहीं होती, तो ये हमारी आंत्र को जला सकता है, उनमें घाव उत्पन्न कर सकता है, अल्सर कर सकता है। अतः HCl के प्रभाव से आंत्र की भित्तियों को बचाने के लिए यकृत अपना रस स्रावित करता है, जिसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि यकृत जो रस बनाता है उस रस को हम कहते हैं पित्तरस। यकृत पित्तरस बनाता है। ये पित्तरस यकृत से किस में जाता है? पित्ताशय में जाता है, ठीक है। और पित्ताशय से ये जो पित्तरस है ये पित्त वाहिनी में आता है और पित्त वाहिनी के द्वारा इस रस को, ये जो भोजन यहां से आया है, इस भोजन में ये रस क्या हो जाता है? मिल जाता है। भोजन में मिलते ये पित्तरस क्या करता है? ये इस पित्तरस की प्रकृति क्षारीय होती है, तो भोजन के साथ जो अम्ल होता है उस अम्ल के साथ ये क्षारीय पित्तरस मिल जाता है। और हम ये जानते हैं, ऐसा रसायन विज्ञान में हम पढ़ते हैं कि जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो उदासीन हो जाते हैं, उनके गुण समाप्त हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर अम्ल के प्रभाव को नष्ट करने का काम पित्तरस करता है। एक दूसरा, पित्तरस का एक दूसरा कार्य क्या है? पित्तरस वसा के पाचन में मदद करता है। पाचन तो नहीं करता, मदद करता है। हमने देखा है अब तक वसा का पाचन स्टार्ट ही नहीं हुआ। कारण क्या है कि वसा के अणु बहुत बड़े होते हैं। वसा के जो बड़े अणु होते हैं, जो बड़ी गोलियां होती है, उन वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में बदलने का काम भी पित्तरस के द्वारा होता है। ये पित्तरस है जो कि वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में बदलने का काम करता है। कौन करता है? पित्तरस करता है। वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में बदलने की यह क्रिया इमल्सीकरण कहलाती है। यह भी एक महत्वपूर्ण परिभाषा है कि इमल्सीकरण किसे कहते हैं, कहां होता है। इमल्सीकरण की क्रिया ग्रहणी में होती है। किसके द्वारा होती है? पित्तरस के द्वारा होती है। क्या होती है क्रिया? वसा की बड़ी गोलियों को छोटी गोलियों में बदलने की क्रिया होती है। जब वसा की छोटी गोलियां बन जाती है तो वसा का पाचन आसान हो जाता है और आगे ये पाचन प्रारंभ हो जाता है। कैसे होता है इसके लिए हम बात करेंगे अग्नाशय के बारे में। तो दो पाचक ग्रंथियां हम पढ़ चुके हैं, मुखगुहा और मुखगुहा के अंदर लाल ग्रंथियों के बारे में चर्चा कर ली हमने और यकृत के द्वारा कर ली। अब अग्नाशय के बारे में बात करेंगे कि अग्नाशय कैसे पाचन करता है। अग्नाशय से अग्नाशयी रस निकलता है। इस अग्नाशयी रस में महत्वपूर्ण बात, अग्नाशयी रस में तीनों प्रकार के जो अवयव हैं इनके लिए पाचक एंजाइम होते हैं। तीनों प्रकार के अवयवों के लिए, कार्बोहाइड्रेट के लिए भी होता है आमाशय में, एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट के लिए होता है, इसके अलावा होता है ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन के लिए होता है और इसके अलावा होता है लाइपेज जो कि वसा के लिए होता है। तो ध्यान देंगे हम, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है और लाइपेज किसका पाचन करता है? वसा का पाचन। तो भोजन के तीनों मुख्य अवयवों का पाचन करने के लिए एंजाइम आमाशय के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां पर भी भोजन के काफी भाग का पाचन हो जाता है। पूर्ण पाचन तो हम नहीं कहेंगे और कई मध्यवर्ती यौगिक बन जाते हैं। और इसके बाद अग्नाशयी रस से पाचन के बाद ये जो भोजन है ये आगे छोटी आंत्र में और नीचे उतरता जाता है। अग्र छद्रांत्र तक आ गया भोजन। तो ग्रहणी से निकलकर इसके बाद क्या होता है? भोजन में आंत्र का रस मिलाया जाता है और ये जो आंत्र का रस होता है ये भोजन का फिर आगे फर्दर पाचन करता है, आगे का पाचन करता है। ये आगे का पाचन कैसे होता है भोजन का? इसमें कुछ और एंजाइम निकाले जाते हैं, उनमें जैसे कि एक माल्टेज एंजाइम है, एक लैक्टेज एंजाइम है, एक सुक्रेज एंजाइम है। माल्टेज एंजाइम माल्टोज का पाचन कर रहा है, लैक्टेज एंजाइम लैक्टोज का पाचन कर रहा है, सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज का पाचन कर रहा है। ये तीनों क्या है? माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, ये कार्बोहाइड्रेट के मध्यवर्ती उत्पाद है। मध्यवर्ती, जैसे कि हमने ऊपर भी माल्टोज को बनाया था, ऐसे ही अग्नाशयी रस से पाचन के द्वारा भी ये विभिन्न शर्कराएं बनती है, माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज। ये
द्विशर्कराएं, डाइसैकेराइड है, दो दो छोटी शर्कराओं से बनी है। अब क्या होगा, आंत्र का जो रस है इन्हें और ज्यादा विभाजित करेगा, और ज्यादा इनका पाचन करेगा। जब माल्टोज का और पाचन होगा तो माल्टोज टूट जाएगी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में, लैक्टोज का पाचन होगा तो ये टूट जाएगी ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में, और सुक्रोज का जब पाचन हो जाएगा तो ये टूट जाएगी ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। तो इस तरीके से और आगे पाचन होता जाता है। प्रोटीन का भी, अंततः प्रोटीन का भी पाचन होता है, प्रोटीन एमिनो अम्लों में विभाजित हो जाती है। वसा का भी पाचन होता है, वसा वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में विभाजित हो जाती है। तो इस तरीके से भोजन का पाचन हो जाता है। पचने के बाद भोजन को, ये जो छोटी आंत्र है, इस छोटी आंत्र की भित्ति में कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें सूक्ष्मांकुर रसांकुर कहते हैं। उनके द्वारा पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लिया जाता है, और अवशोषित करके इस भोजन को रक्त में मिला दिया जाता है, और रक्त के माध्यम से पचा हुआ भोजन हमारे शरीर की समस्त कोशिकाओं में चला जाता है, और शरीर की कोशिकाओं में जाकर ये भोजन फिर हमें ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। भोजन का बाकी का जो भाग है, जो यहाँ पच नहीं पाता, वो बाकी का भाग बड़ी आंत्र में आ जाता है। बड़ी आंत्र में मुख्य रूप से जल का, कुछ औषधियों का अवशोषण होता है, और इसके अलावा भोजन का कुछ भाग अपचित अवस्था में रह जाता है, जिसका पाचन नहीं होता। वो अपचित जो भोजन है वो वेदांत्र से होते, मलाशय से होते हुए गुदा द्वारा मल के रूप में शरीर से बाहर त्याग दिया जाता है, जिसे बहिक्षेपण भी कहते हैं। पिछले टॉपिक जब हमने आहार नाली की संरचना पढ़ी थी तो एक ये टॉपिक रह गया था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, जो यहाँ बड़ी आंत्र से जुड़ी एक संरचना है। ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, हमारे आहार नाल में पाया जाने वाला अवशेषी अंग है। अवशेषी अंग का मतलब होता है वो अंग जो हमारे पूर्वजों में तो किसी काम के थे, लेकिन अब हमारे कोई काम के नहीं, उन्हें हम अवशेषी अंग कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के बाल है, हमारे बाह्य कर्ण है, ये बाहर के काम इनका सुनने से कोई लेना देना नहीं है। हमारे शरीर के बाल है, अगर हम इन बालों को हटा दें तो इनका भी हमारे शरीर पर कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पूर्वजों में ये अंग काम के थे, तो अब हमारे पास अवशेष के रूप में रह गए, अवशेषी अंग कहते हैं। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक अवशेषी अंग है, और इसका कोई खास यूज नहीं होता हमारे शरीर में। तो ये बात भी हमारी आज पाचन तंत्र की क्रिया होगी। तो ये तो हमारी पाचन की क्रिया विधि की बात हो गई। यहाँ पर कुछ एक तो इंपॉर्टेंट परिभाषाएं और आती हैं, उनमें एक परिभाषा तो है बोलस, और एक होती है काइम। बोलस और काइम। बोलस क्या है? हमने देखा मुख गुहा में भोजन का कुछ भाग ही पचता है, तो जो आंशिक पचा हुआ भोजन है, मुख गुहा में आंशिक पचा हुआ जो भोजन है उसे बोलस कहते हैं। काइम, इसके बाद हमने क्या देखा, मुख गुहा के बाद आमाशय में भोजन पचा, वहां भी भोजन का पूरा पाचन नहीं हुआ, तो आमाशय में जो आंशिक पचा हुआ भोजन है उसे हम कहते हैं काइम। तो ये दो परिभाषाएं हो गई। मुख गुहा में पाचन के बाद जो भोजन का शेष भाग बचता है उसे बोलस कहते हैं, और आमाशय में पाचन के बाद जो भोजन का शेष भाग बचता है उसे हम काइम कहते हैं।